हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपनी यूट्यूब वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बीच का डिफरेंस। आप लोगों को भी सुनने में नया लग रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने भी नेफ्रोटिक तो सुना होगा लेकिन नेफ्राइटिक नहीं सुना होगा। माना कि आपने नेफ्राइटिक भी सुना होगा लेकिन दूसरे नाम से सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। इसमें आपको थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वापस से बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग ये मत समझना कि आप कॉलेज एग्जाम्स की बात है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है ना, बाकी आपको इससे रिगार्डिंग आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ज़्यादा कुछ मैं समझा पाऊँ इस वीडियो में। मैं आपको बस इसमें जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले नेफ्राइटिक मैंने इधर लिखा है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इधर लिखा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। याद रखना, नेफ्राइटिक में आई है एंड नेफ्रोटिक में ओ है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर। तो आप इस पे अच्छे से ध्यान रखना कि नेफ्रोटिक है और ये नेफ्राइटिक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनसेट के बारे में कि जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है उसका ऑनसेट कैसा होता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ऑनसेट कैसा होता है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम का ऑनसेट होता है एब्रप्ट ऑनसेट और नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ऑनसेट कैसा होता है इंसीडियस। तो आप लोगों को इन वर्ड्स के बीच में भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। एब्रप्ट ऑनसेट मतलब कोई चीज तो एकदम हो जाए, एकदम मतलब सडनली जो चीज हो जाए वो एब्रप्ट ऑनसेट होता है। इंसीडियस का मतलब क्या होता है, हो तो ये भी सडनली रही है पर लेकिन ये धीरे धीरे करके आगे वो चीज क्या कर रही है, फेटल का रूप ले रही है। किसका रूप ले रही है, फेटल होने का रूप ले रही है। फेटल मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा घातक हो, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जो चीज, ये सडनली हो रही है और ये इंसीडियस धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाले लेवल पे या हार्मफुल लेवल वाले पे जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जीएफआर कि जो भी हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसका नेफ्राइटिक में और नेफ्रोटिक में क्या फर्क रहता है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लेकिन जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसके अंदर जो भी हमारा जीएफआर है ये नॉर्मल भी हो सकता है और डिक्रीज्ड भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन कि कंडीशन कितनी ज्यादा सीवियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब मैंने नेफ्राइटिक में लिखा है ब्लड में देखने को मिलेगा एजोटीमिया। अब एजोटीमिया वर्ड नया होगा, एक आपके लिए एक न्यू मेडिकल टर्मिनोलॉजी होगी तो मैं आपको बता देती हूँ। एजोटीमिया वर्ड का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ बर्न एंड क्रिएटिनिन लेवल। या तो आप सीधे ये याद हो सकते हैं कि बर्न का और क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी ब्लड के अंदर बढ़ चुका है, या आप ये याद रख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो भी हमारा ब्लड है उसमें नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, उन सब चीजों का लेवल क्या हो चुका है, एलिवेट हो चुका है। अगर मैं बात करूं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, इसके अंदर ब्लड में क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है। पहला लिखा है मैंने लो सीरम एल्ब्यूमिन कि जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है ब्लड के अंदर, जो भी एल्ब्यूमिन फॉर्म का प्रोटीन होता है जो कि एबेंडेंट प्रोटीन होता है हमारे ब्लड में। कोई भी पूछे कि एबेंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है ब्लड के अंदर तो हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। बाकी ग्लोब्यूलिन भी रहते हैं, बहुत सारे होते हैं तो उनमें से एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा एबेंडेंट होता है। तो एबेंडेंट प्रोटीन जो भी है उसका लेवल क्या हो चुका है, कम हो चुका है ब्लड के अंदर। किस कंडीशन में हो रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है। अगर मैं इसको एक टर्म दूं तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है हाइपरलिपिडीमिया। और क्या देखने को मिलता है ब्लड के अंदर, लिपिड का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि क्यों देखने को मिल रहा है लिपिड का लेवल इंक्रीज। अब क्या होता है कि हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो गया। एल्ब्यूमिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। क्या, एक टाइप का प्रोटीन।
अब बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो बॉडी के अदर ऑर्गन्स कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई हमें तो चाहिए प्रोटीन, तो चाहिए बॉडी के अंदर, अब कैसे बनाएं। तो हमारा जो भी लीवर होता है वो क्या करता है, लिपोप्रोटीन्स रिलीज करता है। वो क्या करता है, लीवर लिपोप्रोटीन्स रिलीज करता है। लिपोप्रोटीन किस चीजों से मिलके बने, लिपिड एंड प्रोटीन। तो बॉडी में किसकी अमाउंट बढ़ेगा, लिपिड का अमाउंट भी बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन, कि यूरिन में क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर यूरिन में जो फाइंडिंग होती है वो होती है आरबीसी देखने को मिलता है। अगर यूरिन में आरबीसी देखने को मिलता है तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, हेमेच्यूरिया। क्या देखने को मिलेगा, हेमेच्यूरिया। अब हेमेच्यूरिया देखने को मिल रहा है मतलब रेड कलर का यूरिन देखने को मिल रहा है हमें। जो भी यूरिन है कैसे कलर का है, रेड कलर का है। तो रेड या डार्क रेड कलर का अगर यूरिन होगा तो अगर हम उसके किसी चीज से सिग्निफाई करें तो हम क्या बोलते हैं उसे, कोका कोला यूरिन। जो यूरिन की अपीयरेंस कैसी होगी, कोका कोला यूरिन। अब एक मेन पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना अच्छे से, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कोका कोला यूरिन, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि कोका कोला यूरिन की अपीयरेंस कौन से कंडीशन में देखने को मिलती है। कुछ ये ऑप्शंस दे देंगे, नेफ्रोटिक, नेफ्राइटिक, या कुछ आपको अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, अदर डिजीज कंडीशन। तो आपको याद रखना है इन नेफ्राइटिक सिंड्रोम कोका कोला यूरिन सीन। ठीक है, नेक्स्ट है नेफ्रोटिक के अंदर हमारा जो यूरिन में क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया नाम से पता चल रहा है प्रोटीन प्लस यूरिया। तो यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। नॉर्मली यूरिन के अंदर प्रोटीन बहुत कम होता है, जो कि 3.5 ग्राम से भी बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन आना, तो कितने से ज्यादा, मोर देन 3.5 ग्राम पर डीएल। याद रखना है प्रोटीन की यूनिट हमेशा ग्राम पर डीएल में होती है, ना कि एमजी पर डीएल में। तो ये पॉइंट यहाँ याद रखना। नेक्स्ट मैंने लिखा है इसमें, इसकी जो यूरिन की अपीयरेंस है वो कैसी होगी, फ्रोदी या स्मोकी यूरिन। कैसा यूरिन देखने को मिलेगा, फ्रोदी और स्मोकी यूरिन। अब इसमें फ्रोदी और स्मोकी क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें यूरिन में क्या आ रहा है, प्रोटीन का अमाउंट आ रहा है। तो प्रोटीन का अमाउंट क्या करेगा, उसको यूरिन के अपीयरेंस कैसे देगा, फ्रोदी देगा, जैसे झाग झाग होता है ना, मतलब फ्रोथ होता है। बाकी स्मोकी यूरिन, स्मोक की तरह। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट आप स्टार मार्क करके लिख लेना, कोका कोला यूरिन एंड फ्रोदी यूरिन। बाकी तो मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे एक एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी चीजें, ये थोड़ा ना पूछी जाएगी एग्जाम में, लेकिन जब ये चीजें एग्जाम्स में आती है तब हमने ढंग से पढ़ा नहीं होता है, क्योंकि हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और वही क्वेश्चन हमारे सारे गलत होते हैं, जो कि सबको आते हैं। और वो क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो होता क्या है, आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं रैंक में भी, और अपने सक्सेस से भी बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी इंपॉर्टेंटली आप देखते रहना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन मतलब जो भी हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्लिनिकल क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं, ये क्लिनिकल फीचर्स जो भी देखने को मिलते हैं वो होते हैं, मैं मेनली बता रही हूँ, बाकी बहुत सारे और होते हैं पर मैंने मेन डिस्कस किए हैं। ठीक है, सबसे पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एक 2-3 साल का बच्चा है, बच्चा बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव है, मतलब बच्चा हाइपरटेंसिव हो रखा है, तो इनमें से कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। और बाकी 1-2 साइन और आपको दे देगा कि कोका कोला यूरिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, या हम सीधे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बच्चे में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, बच्चे को हम क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं बच्चे को, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एडल्ट्स में फिर भी हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, पर लेकिन जो चिल्ड्रन वाली एज ग्रुप होती है उसमें नॉर्मली हमें हाइपरटेंशन नहीं देखने को मिलता है। तो अगर उनमें हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है तो उनमें कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। बाकी मैंने लिखा ऑलिग्यूरिया, ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं जीएफआर कम हो रहा है तो पेशेंट में ऑलिग्यूरिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ऑलिग्यूरिया की डेफिनेशन क्या होती है सुन लीजिए एक बार, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट का एक क्वेश्चन होता है। 100 to
400 ml यूरिन इन 24 आवर्स, कितने घंटे में, 24 घंटे में या एक दिन के अंदर 100 से लेके 400 ml यूरिन आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगूरिया बोलते हैं। ठीक है, ऑलिगूरिया मतलब यूरिन कम आना। ऑली वर्ड हमेशा हम कब लगाते हैं, डिक्रीज, और किस चीज का डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट यूरिन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस किया है एडिमा। क्या हो रहा है, पेशेंट को एडिमा देखने को मिलेगा। अब एडिमा देखने को क्यों मिल रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, ऑलिगूरिया हो रहा है। अब ऑलिगूरिया मतलब यूरिन कम आ रहा है, तो यूरिन अगर कम आएगा तो यूरिन मतलब जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये जितना भी हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड है, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, किडनी से फिल्टर आउट तो हो नहीं पा रहा है यूरिन की फॉर्म में, तो वो क्या हो रहा है, सारा का सारा बॉडी में एक्यूमुलेट होने पे लग रहा है। जब फ्लूइड बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो वो क्या करने लग जाएगा, एडिमा कॉज करने लग जाएगा। यहाँ पर इस वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो यहाँ पर हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। मेनली क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन। मतलब क्या हो रहा है, जो भी बीपी है हमारा, ब्लड प्रेशर, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि हाइपोटेंशन क्यों मिल रहा है देखने के लिए। अब बात करते हैं क्यों मिल रहा है। हमने यहाँ पर क्या बात की कि सीरम एल्ब्यूमिन कम हो गया, मतलब क्या हो गया, ब्लड में प्रोटीन का लेवल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ब्लड में। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रोटीन कौन सा प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ये सॉल्यूट्स जो भी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वो कौन सा प्रेशर मेंटेन करते हैं, वो मेंटेन करते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर प्रोटीन कम हो रहा है तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड की मूवमेंट क्या होती है, हमारी आउटवर्ड मूवमेंट करता है। अब सपोज यहाँ पर मैं बता देते हैं, मान लो ये वेसल है, ठीक है, इस वेसल के अंदर थे सॉल्यूट जो कि बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूट की कमी हो चुकी है, डिक्रीज का मैं साइन बना देती हूँ, यहाँ पर सॉल्यूट की कमी हो चुकी है। तो सॉल्यूट मतलब प्रोटीन की कमी है। अब प्रोटीन ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लिख देते हो डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर। अब ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है तो वो क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, जितना भी अंदर पानी है, वेसल्स, इंट्रावेस्कुलर जितना भी वॉल्यूम है, उसको क्या कर देगा, बाहर की साइड मूव करवा देगा, आउटवर्ड मूवमेंट कराएगा। तो आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा, ये इंटरस्टिशियल स्पेस पे या अदर बॉडी कैविटीज के अंदर, विच कॉजेज एडिमा। ठीक है, सॉरी, विच कॉजेज एडिमा एंड विच ऑल्सो कॉजेज हाइपोटेंशन। क्या करेगा वो, हाइपोटेंशन भी कॉज करेगा। अब सपोज इस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ तो सारा का सारा पानी बाहर चला गया। तो इस वेसल के अंदर जितना भी पानी था या जितना भी ब्लड था वो सारा बाहर चला जाएगा। तो वेसल के अंदर पानी बचा या फ्लूइड बचा, नहीं बचा। अगर फ्लूइड नहीं बचेगा तो बीपी कम ही होगा हमारा, क्योंकि जो भी हमारा इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वही हमारा बीपी मेंटेन करती है। तो अगर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, बीपी भी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है मैंने आपको कि जो भी हमारा नॉर्सेट है, ये जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के, वो सारे फोकस करते हैं क्रिटिकल केयर बेस्ड क्वेश्चंस पे। जो भी हमारे क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रायोरिटी क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर मतलब वो ज्यादा वैसे क्वेश्चंस लेके आते हैं, उस पैटर्न के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्टार मार्क कर लेने से, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। कि क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क होता है। तो पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कौन किस चीज का रिस्क होता है, तो हमें याद रखना है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। तो ये रिस्क क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी की वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क होता है। क्योंकि जब प्रोटीन हमारी बॉडी में कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में थ्रोम्बोएम्बोलाई बनने लग जाते हैं। क्या बनने लगा, थ्रोम्बस या एम्बोलाई बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, रिस्क पे है पेशेंट। तो इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है एनासार्का। एनासार्का भी कुछ स्टूडेंट्स ने नया सुना होगा, जो सेकेंड थर्ड ईयर में जा चुके होंगे उनके लिए मतलब ये सुना हुआ वर्ड है। ठीक है, एनासार्का। एनासार्का का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है जैसे कि यहाँ पर जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा मतलब
पूरी बॉडी पे एडिमा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एडिमा, तो ये एडिमा कैसा है, नॉर्मल एडिमा है, लोकल एडिमा, कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हो। पर यहाँ पर मैंने लिखा एनासार्का का मतलब जनरलाइज्ड एडिमा या मैसिव एडिमा। तो जनरलाइज मतलब पूरी बॉडी पे अगर एडिमा होगा तो उसको हम बोलते हैं एनासार्का या जनरलाइज्ड एडिमा। ठीक है, अब वो क्यों हो रहा है एडिमा, ठीक है, ये भी डिस्कस करते हैं। अब हो क्या रहा है, प्रोटीन का अमाउंट अगर कम होगा ब्लड में, प्रोटीन का अमाउंट ब्लड में कम हुआ, जैसे कि मैंने आपको यहीं पर बताया था ये वाला, अगर प्रोटीन यहाँ से कम हो चुका है तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ऑन्कोटिक प्रेशर जब भी कम होता है तो जितना भी वेसल के अंदर पानी है, जितना भी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाटर है, वो सारा कहाँ मूव करेगा, आउटवर्ड। तो सारा का सारा पानी यहाँ चला जाएगा, बाहर की कैविटीज में या इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर पानी भरेगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, विच कॉजेज एडिमा। और कैसा एडिमा करेगा, जनरलाइज, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका कि पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, कि मतलब मेन है क्या, किस चीज की वजह से ये देखने को मिल रही है हमें, मतलब नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक क्यों हो रहा है, क्या था ऐसा रीजन उनके पीछे। तो मैंने एक सिंपल पॉइंट में लिख रखा है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज्ड, कि हमारे नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, जो भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है हमारी ग्लोमेरुलस के ऊपर, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब क्या हो रहा है, मान लो ये ग्लोमेरुलस है, इसके ऊपर सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन है एक लेयर, उसके नीचे पोडोसाइट्स की लेयर है, किसकी लेयर है, पोडोसाइट्स की। अब होता क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जब डैमेज होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो अब कौन सी लेयर बची, पोडोसाइट्स की लेयर बची। अब मैं पोडोसाइट्स के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि जो भी हमारे पोडोसाइट्स होते हैं, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर एक लेयर है सेल की, साइट्स मतलब सेल, तो ये हमेशा क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पोडोसाइट्स मतलब एक ऐसे सेल जो कि क्या हो, नेगेटिवली चार्ज हो। पोडोसाइट्स का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन को यूरिन के अंदर फिल्टर आउट ना होने देना, क्या नहीं करने देना, प्रोटीन को यूरिन के अंदर फिल्टर आउट ना होने देना। ठीक है, अब ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ नेफ्राइटिक में हो क्या रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हुई है। मैंने बोला था एक ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस के ऊपर किसकी मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट्स की, और सबसे ऊपर किसकी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सबसे ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मैंने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो कौन सी लेयर दिख रही है, अब सबसे ऊपर कौन सी लेयर है, पोडोसाइट्स की लेयर है। पोडोसाइट्स का काम क्या था, सबसे पहले तो कौन से चार्ज है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, तो ये नेगेटिवली चार्ज लेयर है। ठीक है, आरबीसी आएंगे हमारे फिल्टर आउट होने के लिए, नॉर्मली आरबीसी फिल्टर आउट नहीं होता है। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी इसलिए वो फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोडोसाइट वाली लेयर सीधे हमें देखने को मिल रही है। तो अब क्या हो रहा है, आरबीसी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है सेल है, वो किसके पास आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज के पास, तो वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे। ठीक है, आरबीसी जो कि पॉजिटिवली चार्ज सेल है, जो कि किसके पास आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पोडोसाइट्स के पास, तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली फिल्टर आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हेमेचूरिया देखने को मिल रहा है, यूरिन में आरबीसी देखने को मिल रहा है। क्लियर इतना, ठीक है। अब ये तो बात होगी नेफ्राइटिक सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी की, मेन किसकी वजह से वो चीज देखने को में मिल रही है। अब मैं बात करूँ अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, पहले ये पॉइंट देख लो आप, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स तो सिर्फ लिखने के लिए आते हैं, तो देख लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लिखना सभी को है, पर हमें मेन क्या होता है, कंटेंट पे पहले फोकस करो कि टीचर पढ़ाना क्या चाह रहा है, तो फिर उसके बाद आप अपने आप से भी चीजें लिख सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, तो पहले देखो पोडोसाइट्स डैमेज, इसमें मैंने लिखा है नेफ्रोटिक में कि पोडोसाइट क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से कि पोडोसाइट डैमेज होने की वजह से क्यों हो रहा है, तो मैं इसको अभी रफ कर रही हूँ। ठीक है, पोडोसाइट्स डैमेज लिखा मैंने यहाँ पर। अब मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। अब हो क्या रहा है, ये ग्लोमेरुलस था, ठीक है, इसके ऊपर दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये एक पोडोसाइट्स की लेयर थी, ये सेल है, मान लो सेल है,
जो कि कैसे हैं पोडोसाइट्स, मैं यहाँ पर एरो लगा के लिख रही हूँ, नेगेटिवली चार्ज। पोडोसाइट्स हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। अब पोडोसाइट खराब हो चुके हैं, मतलब पोडोसाइट खत्म, तो यहाँ पर कोई नेगेटिवली चार्ज बचा नहीं, बचा। तो अब नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव बच रखा है। ठीक है। अब हमारे प्रोटीन आ रहे हैं यहाँ पर, कौन आ रहा है, प्रोटीन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं यहाँ पर, प्रोटीन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं फिल्टर होने के लिए। ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल आए फिल्टर होने के लिए, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन कैसा चार्ज होता है। प्रोटीन भी हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज है प्रोटीन भी। नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन, तो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटीन यूरिया। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने एबनॉर्मेलिटी ही बता दी, नॉर्मल चीज भी बता दो हमें पहले, तो नॉर्मल भी बता देते हैं। अब नॉर्मल में क्या हो रहा है, ये पोडोसाइट्स ही बना रही हूँ मैं सीधे। पोडोसाइट्स कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटीन आ रहा है छनने के लिए, जितना भी स्ट्रेन होने के लिए, फिल्टर होने के लिए, वो कौन से चार्ज है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव चीजें जब आपस में टकराएंगी तो वो क्या होंगी, रिपेल होंगी। रिपेल मतलब दूर जाएंगी। तो जो भी प्रोटीन है वो यूरिन में फिल्टर आउट नहीं होता है नॉर्मली, पर लेकिन जब पोडोसाइट्स डैमेज हो गए तो यहाँ पर कैसा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज। जब प्रोटीन जो कि नेगेटिवली चार्ज रहता है नॉर्मली, वो पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो यही सब था नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डिस्कस करने के लिए और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में डिस्कस करने के लिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं इन दोनों टॉपिक के ऊपर या किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं इन दोनों के बीच का, मतलब डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इनमें नहीं हुई है डिस्कस इतनी, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने वैसे मेन तो इनमें कवर कर लिया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए दोनों टॉपिक के ऊपर या किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, जो भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी एक और पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप, नेफ्राइटिक सिंड्रोम का दूसरा नाम, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसको आपने किसी और नाम से सुना होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। नेफ्राइटिक सिंड्रोम को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये तो आप सभी ने सुना होगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हम इसको बोलते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्लियर। तो ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना इन दोनों टॉपिक को। बाकी अगर आपको कुछ भी इसमें और मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।